हेलो एवरीवन, आई एम अंजू। वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे DSSS का पेपर। इसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज ये 4th पार्ट करेंगे हम इसका। इससे पहले 3 हम कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इंक्लूड द राइट ऑफ कंज्यूमर एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कौन सा कंज्यूमर का राइट नहीं है। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये रिपील हो गया है। अब क्या आ गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। ठीक है, अब 2019 है। इसमें कौन सा राइट नहीं है कंज्यूमर को। देखो मेनली 6 राइट मिले हुए हैं कंज्यूमर के। जो राइट्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। भी उसको सेफ्टी का राइट है, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो ले सकता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, और अपनी प्रोडक्ट को चूज भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि शॉपकीपर जबरदस्ती कहेगा नहीं ये प्रोडक्ट ले लो, मैं तो और दिखाऊंगा ही नहीं। ठीक है, अगर उससे कोई कंप्लेंट होती है तो वो कंप्लेंट भी कर सकता है। ठीक है, अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो वो कोर्ट में भी जा सकता है। ठीक है, शॉपकीपर या सेलर के अगेंस्ट कोर्ट में भी जा सकता है। और उसको कंज्यूमर को उसका भी राइट है एजुकेशन का भी। जागो ग्राहक जागो, गवर्नमेंट इसीलिए ही देती है ये जागो ग्राहक जागो कि कंज्यूमर अपने राइट्स के लिए खुद अवेयर हो। तब इसमें से कौन सा नहीं है, देखो हर्ड है, सुनवाई का उसका है, उसको सुना जाना चाहिए, उसका चूज करने का भी है, सेफ्टी का भी है, उसका राइट टू प्रेजेंटेड ये नहीं है, राइट टू बी प्रेजेंटेड नहीं है। नेक्स्ट है द बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसकी बैलेंस शीट में क्या इंक्लूड नहीं होता। देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। अगर मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है तो इसमें से देखो तो कैपिटल ओनर्स इक्विटी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, डेटर बिल्डिंग एसेट दिखाएंगे हम, ओनर्स इक्विटी नहीं आती क्योंकि इनका मोटिव क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। एक कंसेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब है बंद नहीं होगा, बिजनेस अभी बंद नहीं हो रहा और सोल्ड बेचा भी नहीं जा रहा इन नियर फ्यूचर। फ्यूचर में ना तो बेचने की भी कोई उम्मीद है ना ही। देखो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम ये तो नहीं सोचेंगे ना कि हमने कल ही बंद कर देना है। हम तो यही सोच के करते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा और लंबे टाइम तक हम चलाएंगे जब तक चला सकते हैं। तो कौन सा ऐसा है, ये मैंने करवा रखा है ये कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन डिटेल वीडियो, जिसको देखनी हो देख लेना। देखो इसके सारे वही हैं, कंसेप्ट हैं ये। देखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहती है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ठीक है, ये बिजनेस है, बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है, दोनों सेपरेट सेपरेट हैं ये। गोइंग कंसर्न क्या कहती है, गोइंग कंसर्न कहती है गोइंग 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 का मतलब है क्या, चलना। गोइंग का मतलब है क्या, चलते रहना। तो चलते रहना इसका मतलब यही है कि बिजनेस आपका बंद नहीं होगा, फ्यूचर में चलता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या है, गोइंग कंसर्न। मैचिंग कंसेप्ट कहता है जो आपकी रेवेन्यू है और जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी इनकम है उससे उसी इनकम से अपने खर्चों को आपको चार्ज कर लेना चाहिए, मैच कर लेना चाहिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा गोइंग कंसर्न। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिपोर्ट। देखो किसकी बात कर रहा है ये, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिपोर्ट की बात कर रहा है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या, लाइक ए बैलेंस शीट। ये किसकी तरह होता है, ये बैलेंस शीट की तरह ही होता है। इसी में भी क्या है, एसेट दिखाई जाएंगी और लाइबिलिटी दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसमें बैलेंस शीट और इसमें क्या फर्क है, इसमें जो है इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, एक साइड एंट्री करी और एक साइड नहीं करी, तो इसमें तो हम दोनों साइड करते हैं बैलेंस शीट में ना, डबल एंट्री सिस्टम पे होता है। ये इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पे है। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जब शेयर को आप क्या कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो शेयर को, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे किससे, होल्ड अप कैपिटल से, होल्ड अप कैपिटल टू शेयर फॉरफिचर में जितना अमाउंट हमें मिल गया, टू पोल्स या अलॉटमेंट जो नहीं मिला, जो मिल गया शेयर फॉरफिचर में डाला। ठीक है, जो नहीं मिला जैसे 8 रुपए का 10 रुपए का शेयर था, मैंने 8 ही मांगे, होल्ड अप 8 ही किए मैंने, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी 8 से। फेस वैल्यू 10 है, 10 से नहीं होगी, मुझे 3 रुपीज़ मिल गए तो मैंने शेयर फॉरफिचर में डाल दिए। 5 रुपीज़ नहीं मिले तो मैंने पोल्स में डाल दिए। टू की एस्पेक्ट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के देखो टाइम भी देखेंगे, रिस्क भी देखेंगे, अनसर्टेनिटी भी देखते हैं, बट इसने क्या पूछा है, की पूछा है
ई मीन जो मेन है, मेन हमारे क्या है, टाइम एंड रिस्क, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड रिस्क। टू टेस्ट द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, देखो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी होता तो हम एसिड टेस्ट रेशो को कर सकते थे, बट किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी में क्या आती है, डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, एसिड टेस्ट रेशो होगा, एसिड जो जिसमें से स्टॉक लेस कर दोगे, करंट एसेट में से स्टॉक लेस हो जाता है और वो लेस हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस होंगे डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। टाइम इंटरेस्ट एंड रेशो हम ये कर ही चुके हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। टर्नओवर रेशो इसमें सारी आ जाएंगी, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटा टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। Which of the following is not the characteristics of accounting information? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या, देखो जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो आप, कहीं से आपने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, आप क्या क्या चाहोगे, इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, एक तो सही होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए, जो भी हमें खबर मिले, ठीक है। दूसरा, जिस टॉपिक पे हमें चाहिए, जिस चीज़ पे हमें चाहिए, उससे रेलिवेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन मिले हमारी समझ में भी आनी चाहिए। तो यही है, देखो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन में, रेलिवेंस जिस टॉपिक पे चाहिए रेलिवेंट होनी चाहिए, रिलायबिलिटी विश्वसनीय है, रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीय, सही होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो क्या नहीं आएगा, हमारा नोट पूछा है, प्रोफिशिएंसी नहीं आएगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो शो रिलेशनशिप बिटवीन, देखो यहाँ इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, हमने देखा प्रॉफिट और वॉल्यूम, तो हम आंसर टिक कर सकते हैं प्रॉफिट और सेल्स, लेकिन जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होती है ये किसका हमें बताती है, रिलेशनशिप बताती है हमें, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, इसका दूसरा नाम ही है कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। एंड वी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5, ठीक है, 2:5 है। दे एडमिट सी, इसका फॉर्मूला भी देख लेना भी, प्रॉफिट वॉल्यूम शेयर, इसका फॉर्मूला भी है S-V डिवाइडेड बाय S, ठीक है। तो S-V को आप करोगे तो क्या आता है, C आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन और सेल्स ही तो रह गया, ठीक, ये क्लियर हो जाएगा आपकी, ऐसे याद रह जाएगा, इसलिए बता दिया आपको इससे। देखो ये 2:5 है, एडमिट किया सी को 1/4 के लिए, और रेशियो बिटवीन A, B एंड C की पूछिए। देखो 1 में से 1/4 तो हमने किसको दे दिया, सी को दे दिया, बाकी बचा कितना, 3/4, 3/4 को कौन लेगा, 3/4 को लेंगे जी ए और बी। ए का कितना है 2 डिवाइडेड बाई 7, बी का कितना है 5 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारे पास आ गया ये 6, फिर आ गया 15, 28 एल्शियम हो गया, तो 4 7, 28 एल्शियम हुआ, तो ये हमारे पास आ गया 6 15 7, 6 15 और 7, ठीक है। देखो ये तो आता ही होगा सभी को, 1 में से 1/4 लेस कर दिया, 3/4 आया, ये रिमेनिंग बच गया, इस रिमेनिंग को कौन बांटेगा, ए और बी बांटेंगे। एक ए कितना लेगा 3/4 का, जो उसका रेशियो है 2/7 लेगा, 5 + 2 7, बी कितना लेगा 3/4 का 5/7 लेगा, तो इनका एल्शियम लोगे, ये आ जाएगा 6/28, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये आ जाएगा 15/28, तो इनका एल्शियम लोगे 6/28, 15/28 और सी का कितना है 1/4, तो एल्शियम लोगे इसको, 28 एल्शियम आया, 6 एज इट इज, 15 एज इट इज, 28 है, 7 ये आ जाएगा, ठीक है। सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू डिस्क्लोज देयर, सेबी ने क्या मैंडेटरी कर रखा है, कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर रखा है, अभी अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट भी दो, साथ के साथ एनुअल रिपोर्ट, पूरे साल की रिपोर्ट तो दो ही दो, बट 4 क्वार्टर होते हैं तो क्वार्टरली रिपोर्ट भी दो। विच ऑफ दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट, ठीक है, कौन सी फाइनेंशियल एसेट नहीं है, पेटेंट, बॉन्ड, शेयर्स और लीज, कौन सी नहीं है, पेटेंट नहीं है। देखो फाइनेंशियल एसेट क्या होती है, वो एसेट होती है जिसकी वैल्यू ड्राइव की जाती है फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम से, ऑफ बट दे रिप्रेजेंट, देखो भाई पैसे के ऊपर कितना जैसे लिखा होता है 10 रुपए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है, वो क्लेम है, एक तरह से 10 रुपए का हम सामान ले सकते हैं, अगर उसके ऊपर 100 रुपए लिखा होता है तो 100 का क्लेम कर सकते हैं, हम 100 का सामान ले सकते हैं। तो ऐसे ही है स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक डिपॉजिट, ये सारी क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है। बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, फाइनेंशियल एसेट हैं, लीज भी क्या है, फाइनेंशियल एसेट है, पेटेंट फाइनेंशियल एसेट नहीं है। पेटेंट कौन सी एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है पेटेंट। Which of the following would not tighten a firm's credit policy, फर्म की क्रेडिट पॉलिसी को क्या कड़ा नहीं, टाइटन नहीं करेगा। देखो
मीन्स हम जो भी, इसका मतलब क्या है कि हम जो भी सेल कर रहे हैं गुड्स को, जो भी हमारी गुड्स है उसको सेल कर रहे हैं, तो हम उधार ज़्यादा नहीं दे रहे, उधार हम नहीं दे रहे हैं, और उधार दे रहे हैं तो जल्दी उनसे क्या ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। इस लाइन का ये मतलब है। आप देखो, रिक्वायरिंग ए कैश डाउन पेमेंट ऑन एनी परचेज, मैंने, मेरी मशीन्स की शॉप है, मैंने कहा ठीक है आप मशीन्स ले जाइए, बट मैं उधार नहीं दूंगी, कुछ मेरे को कैश डाउन पेमेंट करके जाइए, कुछ मेरे को पेमेंट पहले ही दीजिए, ठीक है। 1 लाख की है तो मैंने कहा मेरे को तो 50,000 पहले ही दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मेरी उधार कम होगी थोड़ी। शॉर्टनिंग द नेट ड्यू पीरियड, मैंने आपको कहा ठीक है उधार ले लीजिए, पहले मैं दे रही थी 40 डेज दे रही थी, 40 डेज के अंदर पेमेंट करना, मैंने अब कहा नहीं जी मेरे को 20 डेज के अंदर पेमेंट करना। देखो मेरा पैसा पहले 40 दिन में आता था, अब कितने दिन में आ जाएगा, 20 दिन में। इम्प्लीमेंटिंग ए मोर स्टैंडर्ड क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, आपने वो स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए कि जिस पर्सन को आप उसी पर्सन को दोगे जो आपकी पेमेंट टाइम पे कर रहा है, वो स्ट्रिक्ट रूल कर दिए, ठीक है। और कम टाइम पीरियड कर दिया आपने, तो ये इससे क्या होगा, पैसा जल्दी आएगा। लेंथनिंग द डिस्काउंट पीरियड, डिस्काउंट पीरियड बढ़ा दिया। देखो आपने कहा कि हम 10% ऑफ दे देंगे, अगर आप, पहले आपने कहा था हम 10% ऑफ देंगे अगर आप विदिन 10 डेज खरीदते हैं, 10 डेज के अंदर अंदर खरीद लेते हैं तो हम आपको 10% ऑफ देंगे। देखो जैसे कोई कोचिंग सेंटर वाले, इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कोचिंग सेंटर वाले क्या करेंगे, कहेंगे जी जो पहले आएगा ना, जो फर्स्ट फर्स्ट 100 को, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हम क्या देंगे, 20% ऑफ देंगे, ठीक है। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे अपना विदिन 7 डेज, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे अब क्या करेंगे, जिसने डिस्काउंट लेनी है 7 डेज के अंदर अंदर क्या करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम 100 स्टूडेंट्स को तो दे रहे हैं डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट देंगे, लेकिन अब उन्होंने टाइम पीरियड क्या करा, 7 डेज की बजाय उन्होंने कर दिया अब 1 मंथ। तो अब देखो बहुत ही कम बच्चे होंगे जो 7 डेज के अंदर अंदर करवा लेंगे, कम बच्चे ही करवाएंगे। अब जब 1 मंथ सबको दिख रहा है, हर कोई लास्ट डेट पे ही करवाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये पैसा जल्दी नहीं आएगा हमारा। लेंथनिंग द डिस्काउंट पीरियड, अगर आप बढ़ा दोगे तो नहीं आता पैसा। द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल्स इज रेफर टू, देखो ये मैंने फाइनेंशियल लिवरेज का टॉपिक मैंने इसीलिए ही करवाया था ये लिवरेज का, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं लिवरेज के, और मैंने ये डिटेल में करवा रखा है। आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा कॉमर्स कंसेप्ट प्लेलिस्ट में, कॉमर्स कंसेप्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखो किसका रिलेशन बता रखा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, EBIT भी कहते हैं, और सेल्स का। देखो EBIT और सेल्स भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो बताता है हमारा ये कंट्रीब्यूशन, और EBIT में रिलेशन बताएगा। दूसरा हमारा इसका ये जब यूज होता है जब 1 ईयर का डाटा गिवन हो। दूसरा हमारा होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। चेंज इन EBIT और सेल्स, देखो EBIT और सेल्स की बात कर रखी है तो हमारा लीवरेज हो गया ऑपरेटिंग। दोज हु बाय गुड्स एंड सर्विस फॉर देयर ओन पर्सनल यूज, देखो अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। आप कोई गुड्स को खरीद रहे हैं, देयर इमीडिएट हाउस होल्ड, अपने अपने कोई चीज लेनी है उसको इमीडिएट यूज करना है, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं एंड कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर या अल्टीमेट कंज्यूमर। इंटरमीडिएट क्या होता है, जो बीच के होते हैं, लेके कुछ मॉडिफिकेशन करके या एज इट इज किसी दूसरे को बेचेंगे, वो इंटरमीडिएट हो गए। ये होते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर या एंड कंज्यूमर कहते हैं इनको। ए कॉन्ट्रैक्ट विच गिव इट्स ओनर द राइट टू बाय और सेल, देखो एक तो क्या कह रहा है, राइट टू बाय, या तो आप चीज को बाय कर सकते हो या कर सकते हो सेल, ठीक है। अंडरलाइंग एसेट ऑन बिफोर ए गिवन डेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस निकाल, देखो मेरे को नहीं पता, मैं अगर तुक्का भी लगाऊंगी, देखो या तो राइट मिल रहा है, या तो बाय कर सकते हो और सेल, या तो आप खरीद सकते हो चीज को या बेच सकते हो, तो मुझे क्या मिल गया, ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आएगा। फ्यूचर हम कर चुके हैं ऊपर, स्वैप भी आई थिंक आया है ऊपर। ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में यही होता है कि ओनर को राइट मिल जाता है, या तो आप चीज को बाय कर सकते हो या क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बाय, इसके ऑप्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है पुट ऑप्शन और एक होता है कॉल ऑप्शन। 2 टाइप का ऑप्शन, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या राइट मिलता है, कॉल मीन्स राइट टू बाय, पुट मीन्स राइट टू सेल। देखो एक बता देती हूँ, दूसरा अपने आप कर लेना। देखो राइट टू बाय, बाय का बता देती हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया,
मुझे भाई 1 क्विंटल गेहूँ चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगी, 5,000 रुपये प्राइस लगेगा। ठीक है, आइडिया ले रही हूँ मैं वैसे। ठीक है, तो 5,000 में होगा। मैंने ठीक है उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब जिस दिन टाइम पीरियड आया बाइक खरीदने का, मैंने देखा मार्केट में तो 4500 में ही मिल रही है, तो मैं इससे लूँगी क्या? जब मार्केट में 45 में मिल रही है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ऑप्शन ऑप्शन मैंने बाय किया था, कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन बाय किया था मैंने 5,000 का। अब देखो मैं 5,000 पे तो मेरे को देगा बाय करने का, और मार्केट में 45, तो मैं क्या करूंगी? अपना ऑप्शन छोड़ दूंगी, मैं नहीं लूंगी ये 5,000 वाला, तो मैं क्या लूंगी? 45 से मार्केट में ले लूंगी। सपोज अब मार्केट में प्राइस क्या है? 6,000 है। ठीक है, 6,000 मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, बट ये मेरे को कितने का दे रहे हैं? ये मेरे को 5,000 का ही दे रहे हैं, तो मैं क्या बाय कर लूंगी? इनसे बाय कर लूंगी। ठीक है, वैसे गेहूँ बहुत महंगी है, तो हम कुछ और ही एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, एप्पल ले लो। सपोज मैंने एप्पल लेने थे, कितने क्वांटिटी के? कुछ भी, चलो गेहूँ भी ले लो, चलो वैसे एग्जाम्पल यही। ठीक है, कुछ भी ले लो तुम। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे क्या है, ज्यादा मिल रहा है तो मैं बाय कर लूंगी यहाँ से, अगर कम है तो मैं यहाँ से बाय नहीं करूंगी। ये होता है ऑप्शन, ऐसे सेल का हो जाएगा, कॉल और पुट ऑप्शन। द थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ रिस्क का देखो, रिस्क के 3 मेजर सोर्सेज कौन सा? देखो रिस्क जो होता है 2 टाइप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? अनकंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोलेबल होता है। ठीक है, अनअवॉइडेबल, अनकंट्रोलेबल होता है। अनसिस्टमैटिक इसका उल्टा होगा, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको अवॉइड कर सकते हैं, जिसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। इसमें कौन सा रिस्क है? मार्केट, इंटरेस्ट, परचेजिंग पावर। इसमें बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। अब देखो कौन से रिस्क हैं। देखो सोशल रिस्क नहीं पड़ा, पर्सनल नहीं है, कैपिटल नहीं है, मार्केट रिस्क आया ना। बिजनेस रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, बिजनेस रिस्क देखो ये बिजनेस का आ गया, इंटरेस्ट का आ गया, और कौन सा आएगा? मार्केट रिस्क आएगा। नेक्स्ट देखो, डैश इज द साइंस ऑफ यूजिंग साइकोलॉजी एंड डेमोग्राफिक टू बेटर अंडरस्टैंड कंज्यूमर। देखो इसमें थोड़ा सा तुक्का लगने के चांस है कि यूज कर रहा है साइकोलॉजी को भी और डेमोग्राफिक को भी। ठीक है, कंज्यूमर को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, दोनों अलग अलग है वैसे, साइकोलॉजी भी है। ये कंज्यूमर के जो फैक्टर्स है, जो कंज्यूमर को हम स्टडी करते हैं फैक्टर्स की, कंज्यूमर को जानने के लिए कि कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर कैसा रहता है, तो इसके लिए हमने फैक्टर्स आई हैं। एंड साइकोलॉजी का फैक्टर भी है और डेमोग्राफिक का भी है। ठीक है, अब देखो इसका ले लो आगे का, यहाँ तक साइको तक उठाओ इसको, साइको तक, और इसका ले लो पीछे का ग्राफिक से, इसका आगे का लो, इसका पीछे का लो, क्या बन गया? साइकोग्राफिक, जिसमें कंज्यूमर की हम एक्टिविटीज, उनका इंटरेस्ट देखते हैं कि वो कैसा बिहेवियर करता है, वो है साइकोग्राफिक। इन डैश मार्केटिंग द सेलर एंगेज इन द मास प्रोडक्शन। देखो भाई इस वर्ड को पकड़ो, मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास का मतलब होता है लार्ज स्केल पे, और यानी कि बड़ी क्वांटिटी में क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका लार्ज स्केल पे हो रहा है, और प्रमोशन भी लार्ज स्केल पे दे रहा है। तो ये कौन सा हो गया प्रोडक्ट? कौन सी मार्केटिंग होगी? ये मास मार्केटिंग। देखो इसमें भी तुक्के लग सकते हैं और इसमें भी तुक्के लग सकते हैं, अगर नहीं भी आई तो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटी। देखो मनी मार्केट सिक्योरिटी, मनी मार्केट क्या होती है? जो लेस देन 1 ईयर की होती है। ठीक है, और जो 1 ईयर से ज्यादा की होगी वो होगी कैपिटल मार्केट। मार्केट 2 होगी, ये मैंने करवाया हुआ है टॉपिक, आप देख सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक भी मैंने करवा रखा है। तो देखो इंस्ट्रूमेंट पूछ रखे हैं मनी मार्केट के, जो लेस देन 1 ईयर की होगी। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल क्या होता है? गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, गवर्नमेंट आरबीआई को कहेगी ट्रेजरी बिल, टीबी, टीबी कहते हैं इसको, टीबी, कि आप टी बिल्स इशू करिए, तो आरबीआई क्या करती है? ट्रेजरी बिल को इशू करेगी। कमर्शियल पेपर, जब बड़ी बड़ी कंपनियों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो क्या करती है? कमर्शियल पेपर इशू करती है। कौन मनी, जब एक बैंक को चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए 1 या 2 दिन के लिए, तो वो दूसरे बैंक को अप्रोच करेंगे, तो कॉल मनी कहेंगे उसके। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशू करते हैं जब शॉर्ट टर्म के मनी चाहिए हो। कमर्शियल बिल, जब उधार चलती है, ठीक है, जब क्रेडिट सेल करते हैं तब हम बिल्स लिखते हैं, वो होता है जिसको ट्रेड बिल भी कहते हैं, कमर्शियल बिल। तो अब देखो कौन सा नहीं है? कमर्शियल पेपर है, सीडी है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, सीडी भी है, डिवेंचर नहीं है। ये कौन सी मार्केट का? ये है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म की होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मीन्स जो मोर देन 1 ईयर की। फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फर्म आर गाइडेड बाय, फाइनेंशियल डिसीजन फर्म जो ले रही है किससे गाइडेड होते हैं? रिटर्न, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से। किससे होते हैं? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से। ठीक है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है? जैसे जैसे आपने अगर रिटर्न ज्यादा लेनी है तो आपको रिस्क भी तो ज्यादा लेना पड़ेगा। रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा, या प्रॉफिट भी कह लो इसको। रिस्क बढ़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। कम रिस्क, प्रॉफिट भी कम।
उसके बाद एट रेशियो विच रिफ्लेक्ट द प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे। देखो भाई यहीं से उठाओ चीजों को, देखो पे पर रुपीज, ठीक है, पे कर रहे हैं हम, ठीक है, और अर्निंग पर शेयर, और किसकी बात कर रहा है, नहीं सॉरी पे नहीं, यहाँ देखो रिफ्लेक्ट द प्राइस, प्राइस की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, अर्निंग पर शेयर, पी और ई की बात। इसका अक्षर लो पहला पी, इसका पहला अक्षर लो ई, ये बन गया प्राइस अर्निंग रेशियो। इसका फॉर्मूला भी यही होता है, प्राइस लेंगे ऊपर, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय नीचे क्या लेंगे, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। डीई डेट इक्विटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो में डेट, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी में डेट इक्विटी रेशियो भी आ जाएगी। एन इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड। देखो जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी अंडरलाइंग एसेट्स पे, उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स एक क्लेम, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अच्छा ये लिखा नहीं है क्या, चलो ऐसे बता देती हूँ। डेरिवेटिव क्या है, जिसकी वैल्यू खुद की वैल्यू नहीं होती, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है एसेट्स पे। जैसे जैसे देखो मेरे को क्लॉथ बनाना है, ठीक है, क्लॉथ बनाना है, अब क्लॉथ के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। अब देखो कॉटन महंगी होगी, ठीक है, कॉटन महंगी होगी, तो अब मैं क्लॉथ के लिए रॉ मटेरियल तो कॉटन ही है, क्लॉथ के लिए रॉ मटेरियल कॉटन है, मुझे कॉटन महंगी मिलेगी तो मेरा महंगा कपड़ा भी महंगा ही बनेगा, तो मैं महंगे में ही सेल करूंगी। अब क्लॉथ की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है इस पे, कॉटन पे, ठीक है, ये होती है डेरिवेटिव्स। A dash consists of a group of customers who share a similar set of needs and wants। जिसके क्या है, सिमिलर सेट ऑफ नीड्स और wants। देखो ये मार्केट होती है, ठीक है, मार्केट क्या होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बायर्स होते हैं, हर बायर्स की अपनी अलग पसंद होती है। देखो आप कुछ अलग खाना पसंद करोगे, ठीक है, आपको पिज्जा पसंद है, ठीक है, मुझे कुछ और पसंद है, तो अब जो बेचने वाला है वो क्या करे, वो क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, मार्केट को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, जैसे मार्केट ग्रुप में या पार्ट में, जिसे मार्केट सेगमेंट कहते हैं। फिर वो क्या करेंगे, जिसकी सिमिलर नीड होगी, अब जो ये सेगमेंट है इसमें सभी की नीड क्या होगी, सिमिलर, इसमें सभी की नीड सिमिलर, इसमें सभी की नीड सिमिलर, जिससे मार्केटर क्या उन तक अप्रोच कर सकता है, ठीक है, तो जिसकी सिमिलर सेट होगी वो होगा मार्केट सेगमेंट। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके इक्वल होती है, देखो मैंने ये चैप्टर में अभी लिवरेज का चैप्टर डाला है ना, जो मैंने नहीं मैंने वो डाला लिवरेज नहीं, सॉरी डिविडेंड का चैप्टर डाला है मैंने, कल परसों ही डाला है डिविडेंड का, तो मैंने उसमें बताया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट मींस इसको के से डिनोट करते हैं इक्विटी को। ये क्या होती है कि अगर आपको पैसा चाहिए, आपने किसी से पैसा लिया तो फ्री में नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो क्या हो जाती है, कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। बिजनेस किससे पैसा लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से, तो फ्री में नहीं देंगे, वो कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे, तो वो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हम उनको देंगे। A company has a fixed cost of rupees 40,000, selling price 4, वेरिएबल कॉस्ट 3 है। द ब्रेक इवन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ब्रेक इवन क्वांटिटी, ठीक है, या ब्रेक इवन पॉइंट भी कह लो। ब्रेक इवन क्वांटिटी कैलकुलेट, इसका फॉर्मूला होता है एफ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, एफ ओवर सी होता है। अब सी को कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से भी निकलता है सी, ठीक है, सी कैसे निकलेगा, ओब्लिक है ये, एस माइनस वी। देखो एस हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 4, वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 3, ऊपर फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 40,000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी इसमें कैलकुलेशन है नहीं, सीधा 40,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या आना चाहिए, जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए एफ ओवर सी, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा ये। The expected rate of return that an investor could earn by investing his money in financial asset of equivalent risk। देखो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसे आप या तो बैंक में जॉब कर सकते हो या आप टीचर की जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने आपने सपोज अपने टीचर की जॉब चूज कर ली, तो आपको बैंक की जॉब नहीं कर पाओगे, आप एक ही कर पाओगे, तो ये क्या बन जाएगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। जब आपके पास कोई दो ऑप्शन अवेलेबल है, आप एक ऑप्शन चूज करोगे, दूसरा आपको छोड़ना पड़ेगा एट ए टाइम, तो वो जो कॉस्ट होती है वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब कह रहा है कि इन्वेस्टर जो है अर्न कर पाएगा अपनी मनी को फाइनेंशियल इक्विवेलेंट रिस्क, जितना वो पहले का कोई रिस्क था, एक उसने कोई चीज ली, एक ऑप्शन लिया, उसका जितना रिस्क था दूसरे ऑप्शन का भी इतना था, वो उसके लिए क्या बनेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Dash refers to a firm holding some cash to meet its routine expenses that are incurred in ordinary course of business।
अच्छा, इसके ऑप्शन आगे आए हैं, ठीक है। प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव हो गया, एक होएगा ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव, एक और ले लो, कोई भी ले लो, नन ऑफ द अबव, एक ले लो नन ऑफ अबव, ठीक है, नन ऑफ अबव इसके ऑप्शन रह गया। चलो कोई नहीं, इसी से हम कर लेंगे, सोल्व हो जाएगा ये। देखो ये जो है एफएम का क्वेश्चन है हमारे। एक बिजनेसमैन है, उसके मोटिव्स होते हैं कैश रखने के, मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश कहते हैं जिसको, मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। उसके बेसिकली 3 मोटिव्स होते हैं, ठीक है। कैश रखने के बिजनेसमैन के 3 मोटिव्स होते हैं। एक होता है प्रिकॉशनरी मोटिव, एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, और एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है, जो डे टू डे का, अच्छा कि लिखा ये करा ही हुआ है, चलो देखो। होल्डिंग कैश के 3 मोटिव हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे आपने बिजनेस कर रहे हो, आप डे टू डे आपको कुछ जो अपने वर्कर रखे हुए हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, लेबर को सैलरी होएगी, या आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन मोटिव में आएगा, जो डे टू डे का खर्चा है आपके बिजनेस का, ठीक है। जैसे कुछ आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, कोई एक्सपेंसेस पे करने हैं, कोई सैलरी वगैरह देनी है, टैक्सेस देने हैं, कुछ भी है, डे टू डे का ट्रांजैक्शन में आएगा। फिर आएगा प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी मीन्स कुछ इमरजेंसी के लिए, कुछ हमें, जैसे देखो आपके घर में भी मम्मी पापा आपके सेविंग करते हैं, किस लिए करते हैं, इमरजेंसी के लिए, फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो हमारे पास इतना कैश तो अवेलेबल होना, कैश अवेलेबल होना चाहिए। जैसे देखो कोई जिससे हम उधार सामान ले रहे थे पहले, ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कहता भाई मैं उधार नहीं दे सकता, और कोई सप्लायर हमारे पास है नहीं, वही सप्लायर है, तो हमें नगद कैश में लेना पड़ेगा, तो कैश में लेना पड़ेगा तो पैसा चाहिए, तो इसलिए हम कैश अपने पास रखेंगे, बिजनेसमैन अपने पास रखेगा। स्पेकुलेटिव मोटिव में क्या होगा कि किसी चीज़ का बेनिफिट उठाना, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, किसी अपॉर्चुनिटी का आप बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी बेनिफिट उठाओगे ना, जब पैसा होगा आपके पास, जैसे आपको घर लेना है, ठीक है, आपके पास पैसा है, आप कोई एक ऐसा पर्सन है, आप ढूंढ रहे हो, कोई एक ऐसा पर्सन है वो सेल कर रहा है, ठीक है, पैसा आपके पास पहले से पड़ा, आपको घर नहीं लेना, लेकिन वो सस्ते में दे रहा है, आपके पास कैश तो बहुत सारा पड़ा है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो घर सस्ते में बाय कर सकते हो, क्योंकि उसको इमरजेंसी है, वो सस्ते में सेल कर रहा है, तो आप फायदा उठा सकते हो उस चीज का। तो ऐसे ही बिजनेसमैन भी अपने पास कैश रखता है, जैसे रॉ मटेरियल है, अगर सस्ता मिल रहा है रॉ मटेरियल, ठीक है, कुछ टाइम के लिए सस्ता मिल रहा है, तो अपने पास स्टॉक रख सकता है वो, तो ये उसके मोटिव होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है इनकर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब है डे टू डे के एक्सपेंसेस, इट मींस डे टू डे के रूटीन एक्सपेंसेस। देखो रूटीन के एक्सपेंसेस है, यहाँ डे टू डे की बात कर रहा है, रूटीन के खर्चे, वो आ जाएगा हमारा थर्ड, ट्रांजैक्शन मोटिव। प्लीज बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक क्या करो, और कमेंट करके बताया भी करो कि आपको कैसी लगी वीडियो, और इसको शेयर भी क्या करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।